हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं इंडियन ज्योग्राफी का बड़ा मस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनना एक स्वाभाविक सी बात है। और हर वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक का नाम है बंदरगाह। यद्यप मैं लिखा नहीं है, मैंने आपके सामने लिखने के लिए छोड़ दिया है बंदरगाह। मैं बंदरगाह के बारे में आज आपको बताऊंगा कि जो पोर्ट्स हैं इंडिया के, भारत में कितने पोर्ट्स हैं, क्या क्या इंपोर्टेंस हैं, कैसी कैसी क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और वर्तमान समय में जो बंदरगाह है वहां से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, इन सब बातों को लेकर के चलूंगा। दोस्तों, मैं दावा करता हूं इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा और दोनों वीडियो आपके लिए इतने लाभदायक सिद्ध होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा रहा हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट का किसी का एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए 100% ये लाभदायक सिद्ध होगा, बिल्कुल लाभदायक सिद्ध होगा। बशर्ते ये कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए और इसका बेहतरीन नोट्स बनाइए जो आपके एग्जाम के लिए बच्चों बिल्कुल लाभदायक सिद्ध हो। तो देखिए, सबसे पहले बंदरगाह। बंदरगाह पहले आपके जहन में क्वेश्चन ये निकल के आ रहा होगा, बंदरगाह कहते किसे हैं, बंदरगाह का मतलब क्या होता है, क्या चीज है पोर्ट्स, क्या है बंदरगाह। तो बंदरगाह बच्चों उसे कहा जाते हैं किसी भी देश, जैसे भारत, किसी भी देश की जो समुद्र तटीय सीमा रेखा होती है, किसी भी देश की जो समुद्र तटीय सीमा रेखा होती है, जैसे भारत की ये समुद्र तटीय सीमा रेखा ये वाली, क्योंकि इधर बंगाली खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो किसी भी देश की जो समुद्र तटीय सीमा रेखा होती है, जहां से वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, चाहे वो आयात या निर्यात किसी मतलब उस देश के अंदर किया जा रहा हो, नदियों के माध्यम से या समुद्र के माध्यम से किया जा रहा हो, मतलब मेरा यह वह स्थान जहां से वस्तुओं का आदान और प्रदान किया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बंदरगाह कहते हैं। ध्यान दीजिए, समुद्र तटीय सीमा का वह स्थान जहां से वस्तुओं का क्या किया जाता है, आदान और प्रदान, आयात और निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, तो उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदरगाह। चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, चलो मैं भी लिख देता हूं। किसी भी देश, मैं केवल बंदरगाह की बात कर रहा हूं, मैं अभी भारत के बंदर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश की वह समुद्र तटीय सीमा, समुद्र तटीय सीमा जहां से वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। इतना बच्चों क्लियर हुआ? इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसकी परिभाषा के रूप में से लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग भारत की ओर चलते हैं। हम लोग भारत की ओर चलते हैं बच्चों कि भारत में क्या कंडीशन है। भारत में बंदरगाह, भारत में जो बंदरगाह है वो आज की बंदरगाह नहीं है। अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं वो मोस्टली सिंधु घाटी सभ्यता से ढंग से पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय बच्चों भी जो एक नगरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, एक नगरी सभ्यता थी। उस समय नगरीकरण के योगदान में बंदरगाहों का ही बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि नगरीकरण का जो योगदान हुआ था, नगरीकरण हुआ था, वो बंदरगाहों के द्वारा हुआ था। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें अनेक बंदरगाहों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे गुजरात का लोथल बंदरगाह, गुजरात का लोथल बंदरगाह, उससे हमें ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जो उस टाइम की जो समकालीन सभ्यता थी, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो या कोई और अन्य सभ्यता रही हो, वहां से वस्तुओं का आदान और प्रदान किया जाता था, आयात और निर्यात किया जाता था, चाहे वो मुद्रा के रूप में, यदि उस समय मुद्रा भी प्रचलित में थी। और उससे यह भी सिद्ध होता है इस बंदरगाह से, लोथल बंदरगाह से, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो उस सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो उसके पक्ष में था, हमारी सभ्यता के पक्ष में था।
अर्थात मेरा मतलब ये है कि जो बंदरगाह हैं वो आज के बंदरगाह होकर बहुत प्राचीन समय के बंदरगाह हैं। किसी भी देश के विकास के लिए, योगदान के लिए बंदरगाहों की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी होती है बच्चों, बहुत बड़ी होती है। तो थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह से अन्य सभ्यताओं के साथ वस्तुओं का क्रय विक्रय किया, सॉरी आयात और निर्यात किया जाता था। क्या किया जाता था बच्चों? आयात और निर्यात किया जाता था। आयात और निर्यात किया जाता था। इतना आपको क्लियर हुआ? देखिए, इस सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं है। आप चोल काल में जाएंगे, सातवाहन काल में जाएंगे, सातवाहन वंश के शासन काल में जाएंगे, उस समय भी बंदरगाहों का बहुत बड़ा योगदान था। चोल काल में या सातवाहन शासन काल में भी आप जाएंगे तो उस समय भी बंदरगाहों की बहुत बड़ी योग्यता थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके माध्यम से जो उस समय शासक हुआ करते थे वो अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। चोल वंश का जो जो चोल शासक थे उनका जो अर्थव्यवस्था थी वो मोस्टली व्यापार पर ही आधारित थी, और यह व्यापार आपके बंदरगाह द्वारा ही शुरू होता था, बंदरगाह द्वारा ही होता था। इसलिए चोल काल का जो अर्थव्यवस्था थी वो डेवलप थी। कैसी थी? विकसित थी। उसके बाद देखेंगे बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा, आप चिंता ना करें, मैं सबके बारे में बताऊंगा। उसके बाद देखेंगे, जैसे हम आते हैं मुगल काल में, मुगल काल की तरफ आते हैं तो मुगल काल का जो प्रमुख और सबसे अच्छा बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह था, जो मुख्य बंदरगाह था, वो सूरत बंदरगाह था। यह बताया जाता है कि अगर सूरत बंदरगाह पर अगर किसी ने अधिकार कर लिया था, अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने तो यही तो किया था, सबसे पहले उन्होंने सूरत बंदरगाह सॉरी सूरत बंदरगाह को अपने अधीन किया, और सूरत बंदरगाह को अपने अधीन होने के बाद अंग्रेजों ने धीरे 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 अपना पूरे भारत पर अपना विजय प्राप्त कर ली थी, अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अंग्रेज भी इसी चीज को चाहते थे कि जब तक हम भारत के बंदरगाहों पर अपना अधिकार नहीं करेंगे तब तक भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते हैं, और ना ही और जो उस समय प्रतिबंधी कंपनियां थी जो यूरोप से आई हुई थी उनको हम हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बंदरगाहों पर अधिकार किया था। 1615 में सूरत पर किया, उससे पहले मछलीपट्टनम पर किया था। तो अंग्रेजों की नीति थी, वो जानते थे इस चीज को। अतः मेरा मतलब यह है कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकालीन तक आप देखेंगे तो उस समय भी बंदरगाहों की बहुत बड़ी इंपोर्टेंस थी। अब देखिए, मुगल काल में लेकर चलते हैं। मुगल काल में सूरत बंदरगाह, कौन सा बच्चों? सूरत बंदरगाह, जो कहां पर था बच्चों? गुजरात में था। ये कहां पर था? गुजरात में था। मुगल काल में सूरत बंदरगाह प्रमुख था। अब देखिए इसके बाद और देखते हैं, जब अंग्रेज उस पर अधिकार कर लेते हैं भारत पर, तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 और 54 में भारत पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। तो भारत में उसने जहाज रानी विभाग की स्थापना की। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, भारत में जहाज रानी जो विभाग है उसकी स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। कब की थी? 1853 और 54 में की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। चलो नोट कर देता हूं बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मेरा दावा है आपसे, बस बने रहिए। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 और 54 में भारत में जहाज रानी विभाग की स्थापना हुई। क्या हुई? जहाज रानी विभाग की स्थापना हुई।
इतना बच्चों आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए हम लोग भारत की तरफ आते हैं, हम लोग भारत की तरफ आते हैं। भारत में अगर देखा जाए बच्चों, तो भारत में जो बंदरगाह हैं, भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? लगभग 13 बड़े बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह हैं, और 200 कितने? 200 छोटे बंदरगाह हैं। कितने बच्चे? 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाह। छोटे बंदरगाह में से 2 समय से मैंने कुछ आपके सामने ये लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 13 बंदरगाह के बारे में आपको विशेष अच्छी तरह से बताऊंगा, आप बस बने रहिएगा। अब देखिए ये जो 13 बंदरगाह छोटे और 200 छोटे बंदरगाह हैं, यह भारत की जो समुद्र तटीय सीमा रेखा है, भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा रेखा कितनी है? अगर कुल की बात की, कुल समुद्र तटीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा 7516 किलोमीटर है। कितनी है? 7516 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें यहां से लेकर के यहां तक की, ये लगभग 6100 किलोमीटर है। कितनी बच्चों? 6100 किलोमीटर है। तो जितने भी बंदरगाह हैं वो इसी समुद्र तटीय सीमा रेखा पर हैं। तो 13 इस पर हैं और 200 छोटे वाले वो इसी समुद्र तटीय सीमा रेखा पर हैं। किस पर? इस समुद्र तटीय जो 7516 किलोमीटर है, जो द्वीप समूह सहित है। और ये वाली जो है जिसे आप देख रहे हैं, वो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप 6100 किलोमीटर बताते हैं। और कुल पूछिए द्वीप समूह सहित, तो आप बता सकते हैं 7516 किलोमीटर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। छोटे मोटे एग्जाम में आपको टहलते हुए, घूमते हुए, जाते हुए, आते हुए आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों। तो देखिएगा, अब हम लोग आगे चलते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए भारत में जो बंदरगाह हैं वो 2 प्रकार के बंदरगाह हैं। भारत में जो बंदरगाह हैं बच्चों, वो 2 प्रकार के बंदरगाह हैं। 2 प्रकार के बंदरगाह हैं। कैसे बेटे बच्चों? 2 प्रकार के। एक बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसे बच्चों? प्राकृतिक बंदरगाह है। और दूसरे कृत्रिम बंदरगाह है। कैसे बच्चों? कृत्रिम बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह उन बंदरगाह को कहा जाता है बच्चों जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है। किसने? प्रकृति ने किया है। कहें तो वैसे भारतीय भाषा में कहा जाए तो ईश्वरी शक्ति द्वारा उनका निर्माण हुआ है। ईश्वरी शक्ति द्वारा उनका निर्माण हुआ है। और कृत्रिम बंदरगाह उन बंदरगाह को कहा जाता है जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा, व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो भारत में 2 प्रकार की बंदरगाह पाई जाती है। एक प्राकृतिक बंदरगाह जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, और ऐसे बंदरगाह शांत, बिल्कुल शांत प्रिय जल में के पास नजदीक होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में। सबसे पहले बच्चों प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में सबसे पहले बताता हूं मैं। बंदरगाह के बारे में आपको चिंता न करें, कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो आपको सब बताऊंगा मैं। प्राकृतिक बंदरगाह बच्चों इस तरीके के होते हैं, जैसे ये है, आप समझ जाएंगे, चिंता न करें। जैसे किसी देश का समुद्र तट इस टाइप का होता है। कैसा होता है? इस टाइप का होता है। ये जो बंदरगाह होते हैं वो इस जगह विकसित की जाते हैं। ये इस जगह बंदरगाह, जो छोटे प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं वो इस जगह विकसित किए जाते हैं, इस जगह पर। क्योंकि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो यहां तक नहीं पहुंच पाती, इनसे टकरा करके उनका वेग कम हो जाता है, उनकी पावर कम हो जाती है, उनकी शक्ति कम हो जाती है। अर्थात वो जो प्राकृतिक बंदरगाह है उस जगह तक नहीं पहुंच पाती, उनकी जो लहरें हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती, और किसी प्रकार की आयात निर्यात में वस्तुओं के संबंध में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो इनका जो निर्माण है वो प्रकृति द्वारा इस टाइप से हुआ है। और मोस्टली इसी प्रकार की जो डिजाइन अगर देखेंगे भारत के मैप में, वो प्राकृतिक बंदरगाहों के निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। तो प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण बच्चों इस तरीके से हुआ है। और इनके पास का जो जल होता है ये वाला, वो शांत जल रहता है। क्यों शांत रहता है? क्योंकि यहाँ की जो लहरें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, वहां तक नहीं पहुंच पाती है।
इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ मैं जानता हूं। अब देखिए, अब हम लोग मुख्य बात पे चलते हैं। ये तो सब बातें हो गई, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीज बेकार जाए, हर चीज अपने आप में एक अहम भूमिका रखती है। आप सोचें कि अगर कोई व्यक्ति छोटे एग्जाम का, छोटे वनडे एग्जाम 4th क्लास का तैयारी कर रहा है तो उसकी अपनी भी भूमिका है, उसके लिए टफ मेहनत कर रहा है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी अपनी विशेषता है। तो हर चीज की अपनी अपनी एक विशेषता होती है बच्चों। तो देखिएगा, अब मैं आपको लेके चलता हूं कि भारत में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सबसे अधिक बंदरगाह, अधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु राज्य बच्चों, किसमें? तमिलनाडु राज्य में। किसमें है बच्चों? तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं इनमें से भारत में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह किस राज्य में है? तो आप क्या बताएंगे? तमिलनाडु राज्य में है। क्या बताएंगे? तमिलनाडु राज्य में। कितने हैं वो आपको बताता हूं, कितने हैं वो आपको बताता हूं। 3 है बच्चों। कितने हैं? 3। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहले चेन्नई बंदरगाह, दूसरा तूतीकोरी बंदरगाह, तूतीकोरी बंदरगाह, तीसरा है आपका एन्नौर बंदरगाह। कौन सा? एन्नौर बंदरगाह। आपको क्लियर हुआ? सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है। सबसे पहला चेन्नई बंदरगाह है, दूसरा तूतीकोरी बंदरगाह है, तीसरा एन्नौर बंदरगाह है। कौन सा? एन्नौर बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरी बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, तीनों किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है बच्चों। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कैसे? ध्यान दीजिए कि भारत का वह राज्य जिसमें सबसे अधिक बंदरगाह है, तो आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाएगा, आपको दोनों तरह से याद रखना। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जोर दे देकर बता रहा हूं बच्चों कि भारत में सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है, तो उसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। उस क्वेश्चन को भी देखते बच्चों। ध्यान दीजिए, भारत में सबसे अधिक बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में। कितने? महाराष्ट्र राज्य में बच्चों। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में है। कितने? लगभग 53 हैं। छोटे बड़े कितने हैं? 53 बंदरगाह हैं। कितने? छोटे बड़े 53 बंदरगाह हैं बच्चों। छोटे बड़े 53 बंदरगाह हैं। भारत में सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है? तो आज के बाद बता ले जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, तो कैसे आप बताएंगे? अगर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता तो आप याद रखिए, क्वेश्चन आपको इस तरह बताना है कि भारत में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह है तो तमिलनाडु में है, सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। दोनों क्वेश्चन बच्चों आपको क्लियर हुए। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब बंदरगाह पे हम लोग चलते हैं। देखिए, अब मैं सबसे पहले छोटे बंदरगाह हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, आने की प्रबल संभावना रहती है, उन्हें आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे ना, आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगे, मेरी सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, जो एग्जाम में आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगी। अगर क्वेश्चन पूछा था मांडवी बंदरगाह किस राज्य में? कौन सा बच्चों? मांडवी। ध्यान दीजिए, मांडवी अगर नदी पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं गुजरात राज्य में भी है। तो मांडवी बंदरगाह कहां पर बच्चों? तो आप बता सकते हैं गुजरात, क्योंकि ये गुजरात राज्य है। एक बात और ध्यान दीजिए, गुजरात राज्य की ये कच्छ की खाड़ी है बच्चों। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। ये ऊपर है ना, ये वाली, ये कच्छ की खाड़ी है। कब पहले आता है और कब बाद में आता है? और ये वाली कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी है। तो खवाली ये कौन सी हुई? दूसरी हुई। ये कच्छ की खाड़ी हुई और ये खंबात की खाड़ी हुई। कब पहले आता है? तो ऊपर वाली हुई, और ख नीचे आता है, दूसरी नंबर पर आता है, तो ये दूसरे नंबर की खवाली खम्मात की खाड़ी हुई। तो आपसे पूछा था कच्छ की खाड़ी में कौन कौन से हैं? तो देखिए, मांडवी बंदरगाह कहां पर है? गुजरात राज्य में। मांडवी बंदरगाह बच्चों कहां पर है? गुजरात राज्य में। ओखा बंदरगाह पूछा गया है, ओखा बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में, कच्छ की खाड़ी में। द्वारका बंदरगाह कहां पर बच्चों? द्वारका बंदरगाह भी आपका गुजरात राज्य में है।
पोरबंदर बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह कहाँ है बच्चों? गुजरात राज्य में। भावनगर बंदरगाह, कौन सा? भावनगर बंदरगाह, ये भी आपका गुजरात राज्य में बच्चों। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो ये 5 बंदरगाह हैं बच्चों। कौन से? 5 बंदरगाह हैं, ये आपके गुजरात राज्य में। एक बार फिर देखते हैं, मांडवी बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, द्वारका बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह और भावनगर। दोबारा फिर देखिए, मांडवी बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, द्वारका बंदरगाह, पोरबंदर पोरबंदर बंदरगाह, भावनगर बंदरगाह। भावनगर बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह, द्वारका बंदरगाह, ओखा बंदरगाह और मांडवी बंदरगाह। आप 3-4 बार इस तरह से रिवीजन करेंगे, आपको सारे बंदरगाह याद हो जाएंगे। ये छोटे बंदरगाह का देखिए बच्चों, आज का जो ट्रेंड है पूछने का, कंडीशन ये है कि जो 13 बंदरगाह हैं उनको सब लोग याद कर लेते हैं, उनकी संख्या कम है। लेकिन आज के टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अधिकांश इन्हीं से आ रहे हैं। छोटे बंदरगाह से पूछने, पूछा ओखा बंदरगाह कहां पर है, तो लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो याद कर रखे हैं, 13 बड़े बड़े बंदरगाह याद रखे हैं। हालांकि उनकी अपनी भी इंपोर्टेंसी है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहां से घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। घुमा के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है। तो मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर और भावनगर, ये 5 बंदरगाह हैं। कहां पर बच्चों? ये आपके गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अब देखिए, नेक्स्ट बंदरगाह है आपका रत्नागिरी बंदरगाह, ये वाला रत्नागिरी महाराष्ट्र। रत्नागिरी बंदरगाह ये महाराष्ट्र राज्य में बच्चों। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में है। रत्नागिरी जो बंदरगाह है वो किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद आगे देखते हैं, कारवार बंदरगाह बच्चों। कौन सा? कारवार बंदरगाह। ये कारवार बंदरगाह पूछा गया है। कारवार बंदरगाह बच्चों कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक। कसे? कर्नाटक। कारवार कर्नाटक, कारवार कर्नाटक। रत्नागिरी महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र। कारवार कर्नाटक, कारवार कर्नाटक। रत्नागिरी महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र। रत्नागिरी एक पर्वत श्रेणी भी है बच्चों, जो रत्नागिरी एक पर्वत श्रेणी है जो महाराष्ट्र राज्य में, उसी के नाम पर रत्नागिरी बंदरगाह का नाम रखा गया है। इतना आपको क्लियर हुआ? रत्नागिरी महाराष्ट्र, कारवार कर्नाटक, कारवार कर्नाटक। अब देखिए, उसके बाद अब हम चलते हैं कर्नाटक के बाद केरल की तरफ। केरल में कौन कौन से बंदरगाह हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? देखिए, काखरगोड बंदरगाह, काखरगोड बंदरगाह, कनानूर बंदरगाह, कोझिकोडी बंदरगाह। कोझिकोडी बंदरगाह का बच्चों इतिहास में अपना एक अलग महत्व है। कोझिकोडी बंदरगाह है ये वाला जो केरल राज्य में है, इसका अपना एक इंपोर्टेंस ही, अपना एक महत्व है। क्योंकि आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, जो पुर्तगाली का निवासी था। 1498 में वह सबसे पहले कोझिकोड बंदरगाह, तब इसे कालीकट बंदरगाह कहा जाता था। कोझिकोड बंदरगाह को क्या कहा जाता? कालीकट बंदरगाह कहा जाता। ध्यान दीजिए, ध्यान सुनिए, जो भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय यात्री भारत आया था, पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा, 1498 में कब आया था? 1498 में आया था। वो सबसे पहले कोझिकोड बंदरगाह पर सबसे पहले आके रुका था, तब इसे कालीकट बंदरगाह कहा जाता था। क्या कहा जाता? कालीकट बंदरगाह कहा जाता कोझिकोड बंदरगाह को। और इसलिए इसका ऐतिहासिक इंपोर्टेंस है। कैसी ऐतिहासिक इंपोर्टेंस है? तो एक बार फिर देखिए, काखरगोड बंदरगाह, कनानूर बंदरगाह, कोझिकोड बंदरगाह, किवलोन बंदरगाह, एलेप्पी बंदरगाह। चोल काल में जो चोल साम्राज्य था उस समय एलेप्पी बंदरगाह का बहुत बड़ी इंपोर्टेंस थी, इसी के माध्यम से व्यापार होता था। तो देखिए, केरल राज्य में कौन कौन से बड़े बंदरगाह हैं बच्चों, वो छोटी बंदरगाह हैं, वो आप देखिए। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। काखरगोड बंदरगाह केरल राज्य में है, कनानूर बंदरगाह केरल राज्य में है, कोझिकोड बंदरगाह जिसे कालीकट बंदरगाह भी कहते हैं वो भी केरल राज्य में है, किवलोन बंदरगाह ये भी आपका केरल राज्य में, एलेप्पी बंदरगाह जो चोल काल में इसकी बहुत बड़ी इंपोर्टेंस थी। तो ये सारे बंदरगाह बच्चों कहां पर हैं? केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य। क्यों ना एक छोटा सा रिवीजन कर लिया जाए आपके कहने पर। देखिए, सबसे पहले केरल को लेकर चलते हैं। काखरगोड बंदरगाह, काखरगोड बंदरगाह केरल राज्य में है, कनानूर बंदरगाह केरल राज्य में है, कोझिकोड बंदरगाह केरल राज्य में है, किवलोन बंदरगाह केरल राज्य में, एलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में है। उसके बाद हम आते हैं कर्नाटक की कारवार बंदरगाह, जो का से कर्नाटक का, कारवार बंदरगाह कर्नाटक। रत्नागिरी महाराष्ट्र में बंदरगाह भी है और पर्वत श्रेणी भी है।
उसके बाद गुजरात की तरफ चलते हैं, मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर और भावनगर। ये 5 बंदरगाह कहां पर बच्चों? ये गुजरात राज्य में। बताइए किसकी समझ में नहीं आया। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में देखेंगे जो खेड़ी बंदरगाह है, खेड़ी बंदरगाह पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये किस राज्य में है? अच्छे लोग नहीं बता पाए थे। खेड़ी बंदरगाह किस राज्य में बच्चों? ये केरल राज्य, सॉरी तमिलनाडु राज्य में। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है। नागपट्टनम बंदरगाह, नागपट्टनम बंदरगाह पूछा जाता है किस राज्य में? लोग आंध्र प्रदेश लगा देते हैं, जो गलत है। देखिए कटाईकली, कटाईकली बंदरगाह और नागपट्टनम बंदरगाह, ये 3 बंदरगाह है वो तमिलनाडु राज्य में। किसमें बच्चों? तमिलनाडु राज्य में। ध्यान दीजिए। कराईकल बंदरगाह, इसे कटाई नहीं कराईकल बंदरगाह बोलते हैं। कराईकल पांडिचेरी का एक जिला भी है, कराईकल पांडिचेरी का जिला भी है और एक बंदरगाह भी है। कराईकल बंदरगाह, नागपट्टनम बंदरगाह और खेड़ी बंदरगाह। कराईकल बंदरगाह, नागपट्टनम बंदरगाह और खेड़ी बंदरगाह। कराईकल बंदरगाह, कराईकल बंदरगाह क्या है बच्चों? कराईकल क्या है? पांडिचेरी का जिला है जो केंद्र शासित प्रदेश है, और बंदरगाह भी है। कराईकल बंदरगाह, नागापट्टनम बंदरगाह और खेड़ी बंदरगाह, ये तीनों बंदरगाह किस राज्य में? तमिलनाडु में है। उसके बाद एन्नौर मछलीपट्टनम बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश में बच्चों। किसमें? आंध्र प्रदेश में है, एपी में डायरेक्ट लिख दिया है, एपी। तो ध्यान दीजिए जो एन्नौर बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह और मछलीपट्टनम बंदरगाह, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। एन्नौर और मछलीपट्टनम बंदरगाह ये किसमें है? आंध्र प्रदेश में बच्चों। इतना हाँ, मछलीपट्टनम बंदरगाह एक अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। अंग्रेजों ने सबसे पहले जिस बंदरगाह पर अपना अधिकार प्राप्त किया था वो मछलीपट्टनम बंदरगाह पर ही किया था। किस पर किया था? मछलीपट्टनम, जैसे मुसलीपट्टनम भी कहा जाता उस समय, मुसलीपट्टनम बंदरगाह पर किया था। अब देखिए, अब आपका उड़ीसा राज्य बचा। उड़ीसा राज्य में एक बंदरगाह है, इसे गोपालपुर बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपालपुर बंदरगाह कहते हैं। ये उड़ीसा राज्य में बच्चों। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में ही बंदरगाह, ये उड़ीसा राज्य में गोपालपुर बंदरगाह पूछा जाता है। ये अक्सर अखबार की, न्यूज़पेपर की सुर्खियों में हमेशा बना रहता है। आप कहेंगे क्यों बना रहता है? इसलिए बच्चों बना रहता है क्योंकि इधर बंगाली खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो भी चक्रवात है वो सबसे पहले जाकर के उड़ीसा के तट पर टकराते हैं, और उड़ीसा के तट पर टकराने का मतलब ये है कि गोपालपुर जो बंदरगाह है उससे जाकर के टकराना। तो जितनी भी जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवात हैं, साइक्लोन है, वो मोस्टली जब गोपालपुर बंदरगाह से जाकर के टकराते हैं। इसलिए यह हमेशा सुर्खियों में रहता है, गोपालपुर बंदरगाह, उड़ीसा राज्य। बच्चों ये मैंने जो बताए छोटे बंदरगाह बताइए, कौन से? छोटे बंदरगाह बताइए। अब मैं आपको बताऊंगा बड़े बंदरगाह। अब मैं क्या बताऊंगा? बड़े बंदरगाह। बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं? जो अंदर की तरफ लिखूंगा, जो अंदर की तरफ लिखूंगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बच्चों देखिएगा, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं अब उनके बारे में बताऊंगा। 13 बड़े बंदरगाहों में जो इस वीडियो में लगभग 4 से 5 वीडियो मतलब 4 से 5 बंदरगाह बता दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपके 13 बंदरगाह एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इधर कौन कौन से बंदरगाह हैं? कांडला बंदरगाह सबसे पहले। 13 बड़े बंदरगाहों में कितने? 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे पहला जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है सबसे पहले। कौन सा है? आप हेडिंग बना लें, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह सबसे पहला हेडिंग। पहली कंडीशन यही है कि कांडला बंदरगाह बच्चों वह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में। कहां पर है? गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? क्वेश्चन पहले यही बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि आप ये बताइए कांडला बंदरगाह भारतीय किस राज्य में? तो बता सकते हैं गुजरात राज्य में। और थोड़ा डीपली पूछेगा तो बता कच्छ की खाड़ी में। कहां पर? कच्छ की खाड़ी में। यह एक ज्वारी बंदरगाह है बच्चों। कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। तो बता सकते हैं गुजरात राज्य में। पहला पॉइंट गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में बच्चों। कहां पर है? कच्छ की खाड़ी। कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में। इतना क्लियर हुआ। और एक ज्वारी नदी है। कौन सी बच्चों? ज्वारी नदी। ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। किस पर है? ज्वारी नदी।
के मुहाने पर स्थित है। कहां पर बच्चों? ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। इस तरीके से ज्वारी नदी आई हुई है और उसके मुहाने पर ये स्थित है। इतना आपको क्लियर हुआ? कहां पर है? ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद देखिए इसकी विशेषता और क्या है। इस कांडला बंदरगाह की विशेषता यह है कि यहां पर वस्तुओं का आयात अधिक किया जाता है, निर्यात कम किया जाता है। इस बंदरगाह से, जो कांडला बंदरगाह है, यहां से वस्तुओं का निर्यात कम किया जाता है लेकिन आयात अधिक होता है। क्या होता है? आयात अधिक होता है। इसलिए इस बंदरगाह को आयात बंदरगाह भी कहते हैं। आयात बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात बंदरगाह भी कहते हैं। इसको आयात बंदरगाह भी कहते हैं बच्चों। इतना क्लियर हुआ? भारत सरकार द्वारा इस व्यापार को, इस बंदरगाह का जो क्षेत्र है उसे मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है? मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसलिए इस बंदरगाह को मुफ्त व्यापार बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुफ्त व्यापार बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस बंदरगाह के क्षेत्र है इसे मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसलिए इस बंदरगाह को मुफ्त व्यापार बंदरगाह भी कहा जाता है। बंदरगाह भी कहा जाता है। मुफ्त व्यापार बंदरगाह भी से कहा जाता है। तो बच्चों ये मैंने आपको कांडला बंदरगाह के बारे में बताया, इसकी कुछ विशेषता थी वो मैंने आपको बताई। अब मैं चलता हूं दूसरा जो बंदरगाह है उसकी तरफ। दूसरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कौन सा बच्चों? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। अच्छा एक बात और बताऊंगा बच्चों, जो कांडला बंदरगाह है यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बच्चों? प्राकृतिक बंदरगाह है। और यह भी प्राकृतिक है। यह भी कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। तो दूसरे नंबर का जो बंदरगाह है बच्चों, मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र राज्य में, सबसे पहले किस राज्य में बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में है और सालसेट द्वीप पर है। किस पर बच्चों? सालसेट द्वीप पर है। किस पर बच्चों? सालसेट द्वीप पर है। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है? महाराष्ट्र राज्य में सालसेट द्वीप पर है। तीसरी विशेषता यह है, यह मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है जो महाराष्ट्र राज्य में है, सालसेट द्वीप पर है। क्या आप अच्छी तरह जानते हैं? मुंबई है वो भी बच्चों सालसेट द्वीप पर है। जो मुंबई है, मुंबई कहते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी है। एकनाथ शिंदे वहां के इस समय मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस इस समय वहां के राज्यपाल हैं। तो जो मुंबई बंदरगाह है वो सालसेट द्वीप पर है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राकृतिक रूप से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आज की बात आप बता ले जाएंगे, तो मैं हर किसी कसम है आज की बात आप सही बता ले जाएंगे कि प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा भारत का बंदरगाह मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। राइट आंसर क्या होगा? मुंबई है। तो आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद इसकी क्या विशेषता बच्चों? भारत का जो व्यापार है, इंडिया का सारा व्यापार, इंडिया का जो अधिकांश व्यापार इसी मुंबई बंदरगाह से होता है। भारत का सर्वाधिक व्यापार है वो इसी बंदरगाह से होता है। व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, मुंबई बंदरगाह से। भारत का सर्वाधिक व्यापार है वो इसी मुंबई बंदरगाह से होता है बच्चों। और यहां से क्या क्या चीज निर्यात की जाती है? यहां से क्या क्या चीज निर्यात की जाती है? जैसे क्रूड ऑयल है, कच्चा ऑयल है। जैसे कच्चा तेल बोल सकते हैं बच्चों, क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल,
कच्चा तेल, उसके बाद सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, आभूषण, मैग्नीज आदि चीजें यहां से निर्यात की जाती हैं। पेट्रोलियम यहां से आदि चीजें निर्यात की जाती हैं। आप मुंबई बंदरगाह के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिल गई, आप जान गए। एक छोटा सा और बताऊंगा मुंबई बंदरगाह के बारे में। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है, प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। कच्चे तेल, क्रूड ऑयल, आभूषण, सूती वस्त्र, मैग्नीज, अन्य खाने पीने की वस्तुएं, अधिकांश जो व्यापार होता है इसी बंदरगाह से किया जाता है। बच्चों आपके समझ में आ चुका होगा, इतना क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं तीसरे बंदरगाह की ओर। देखिएगा, तीसरा बंदरगाह है यहां पर नेवा शेवा बंदरगाह बोलते हैं इसे, नेवा शेवा बंदरगाह। कौन सा बच्चों? नेवा शेवा बंदरगाह। नेवा शेवा बंदरगाह यह बंदरगाह बच्चों यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। किसमें है? महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में। जो नेवा शेवा बंदरगाह है यह भी महाराष्ट्र राज्य में। इसकी विशेषता क्या बच्चों? यह भारत के साथ एशिया का सबसे आधुनिकीकरण कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। यह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत आधुनिकीकरण बंदरगाह है। इसका निर्माण जो किया गया है, मतलब यह कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। इसका निर्माण, नेवा शेवा बंदरगाह का निर्माण बच्चों मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो नेवा शेवा बंदरगाह का। यह एशिया का सबसे कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है, सबसे सकुशल बंदरगाह है, सबसे आधुनिकीकरण बंदरगाह है। ये आपको इतने पॉइंट आपको कितनी क्लियर हुई। और इसके साथ यह यह कृत्रिम रूप से विकसित बंदरगाह है। कैसा है? इसका जो निर्माण है बच्चों वह मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए किया गया है इसका। यह कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है एशिया का। किसका? एशिया का कंप्यूटरीकृत या आधुनिकीकरण लिख देते हैं, चलो, आधुनिकीकरण बंदरगाह है। इतना आपको क्लियर हुआ? ये नेवा शेवा मैंने आपको करा दिया। 3 बंदरगाह बता दिया आपने, 13 में से 3 बता दिए, कांडला, मुंबई और नेवा शेवा बंदरगाह। नेवा शेवा बंदरगाह। एक बंदरगाह और बच्चों आपको बताता हूं, एक बंदरगाह और आपको बताता हूं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बंदरगाह को कराऊंगा। नेक्स्ट है मर्मागोआ बंदरगाह। मर्मागोआ बंदरगाह कौन सा बच्चों? मर्मागोआ बंदरगाह। चौथा है मर्मागोआ बंदरगाह। मर्मागोआ बंदरगाह, गोवा लिखा हुआ है तो किस राज्य में बच्चों? गोवा राज्य में है। किसमें? गोवा राज्य में। कौन से राज्य में? गोवा राज्य में बच्चों। किस राज्य में? गोवा राज्य में। और ये ज्वारी नदी के तट पर है। किस नदी पर बच्चों? ज्वारी नदी की। ज्वारी नदी प्लस मांडवी नदी, इन दोनों के संगम पर है ये। ज्वारी और मांडवी नदी के संगम पर मर्मागोआ बंदरगाह है। ज्वारी नदी और मांडवी नदी के दोनों के संगम पर यह बंदरगाह है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा बच्चों? प्राकृतिक बंदरगाह है।
कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह बच्चों। इसके बाद इसकी विशेषता बच्चों ये है, यहां से जो कच्चा लोहा है, जो लो अयस्क है, कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा यहां से ईरान के लिए ट्रांसफर किया जाता है, ईरान के लिए निर्यात किया जाता है। यहां से कच्चा लोहा ईरान के लिए निर्यात किया जाता है। मैंने आपको जो 4 बंदरगाह बताए, मैंने आपको 4 बंदरगाह बताए, इसमें 13 बड़े बंदरगाहों में से मैं जानता हूं जितना मैंने आज आपको बताया है, यहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। मैं इसके 2 सेशन बनाऊंगा, 2 वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट आपके सामने यही है, दूसरा वीडियो भी आपके सामने जस्ट बहुत जल्द आपके सामने आएगा। आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से कोई क्वेश्चन बच्चों बाहर नहीं जाएगा। मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि मेरे सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को इसकी जरूरत बहुत है, जो फीस दे करके उनके पास पैसे नहीं है और बैच नहीं परचेज कर सकते हैं, तो उन लोगों तक आप जरूर पहुंचाएं। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, थोड़ा मुझे सपोर्ट करें बच्चों, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।